नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत आज फिर आपके सामने मेरा नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। पेपर 4 बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका फोर्थ यूनिट का आज हम टॉपिक लेंगे शांति के लिए शिक्षा या एजुकेशन फॉर पीस। एजुकेशन फॉर पीस में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संघर्ष यानी नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। समाज में जैसे मूल्य होते हैं वैसे ही इन मूल्यों में कई बार संघर्ष देखने के लिए आते हैं। ये मूल्य संघर्ष सामाजिक जीवन, स्वस्थ तथा संगठित जीवन के लिए अहितकर होते हैं। वे सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकता, व्यक्तिगत नियंत्रण, आत्मबल तथा सामाजिक प्रगति को कमज़ोर बनाते हैं, व्यक्तियों में सामाजिक जीवन को विघटित करते हैं और व्यक्ति के सामाजिक जीवन को विघटित कर देते हैं या उनके सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। मूल्य संघर्ष दो दशाओं में उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, जब संस्कृति में व्यक्त दिए जा रहे मूल्यों में और उनके वास्तविक व्यवहार में अंतर हो जाता है। नंबर 2, जब एक समाज के विभिन्न उप समूह जो होते हैं, समाज के जो समूह होते हैं उनके जो उप समूह होते हैं वो सामाजिक संस्थाओं में मूल्य संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं। यानी एक बहु समाज में मूल्यों में संघर्ष तथा मूल्यों में टकराहट होना स्वाभाविक है। इसलिए संपूर्ण विश्व में शांति रखना आज संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष या प्रमुख लक्ष्य है। विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में 5 जो आधारभूत सिद्धांत है उनकी आवश्यकता है। अब वो 5 आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। नंबर 1, एक दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता तथा एकता का सम्मान करना। नंबर 2, एक दूसरे देशों के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही नहीं करना। नंबर 3, एक दूसरे देश के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना। नंबर 4, समानता तथा पारस्परिक नीति के सहयोग का पालन करना। और नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन सभी धर्मों का सम्मान, इन सभी धर्मों में समान एकता, राष्ट्रीय अखंडता, ये सभी हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। जैसे हिंदू धर्म में एक से अधिक विवाह करना वर्जित है, जबकि मुसलमान समाज में एक से अधिक विवाह करना वर्जित नहीं है। हिंदू समुदाय में अगर पति पत्नी का तलाक हो जाए तो उसके लिए संपोषण के लिए मतलब धनराशि देते हैं, लेकिन मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं है कि भाई तलाक होने के बाद में वापस उनको कोई संपोषण के लिए राशि दी जाए। अपने भारतवर्ष में हिंदू समाज में क्या है, मंदिर में जाना, पूजा करना, कानून की दृष्टि से मंदिर में वो समान व्यवहार करना, यह सब एक समानता के व्यवहार में शामिल है। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह अधिकार सभी जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह एक सामाजिक अन्याय का उदाहरण है। भारतवर्ष में हिंदू समाज या समुदाय के लोगों को कानून की दृष्टि से मंदिर में जाना, पूजा करना तथा शिक्षा की कसौटी पर भारतीय नागरिकों की स्थिति का आकलन करने पर यह ज्ञात होता है कि आदिवासी जनसंख्या सामाजिक अन्याय से पीड़ित है। अब इस सामाजिक अन्याय के कारण क्या है? नंबर 1, सबसे पहला भारत में गरीबी तथा निर्धनता। गरीबी तथा निर्धनता के कारण व्यक्ति शैक्षिक, नैतिक तथा सभी दृष्टिकोण से समाज के अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी पिछड़ जाता है। इस पिछड़ेपन का कारण वह अपनी हीन भावना तथा उपेक्षा भाव के साथ, पर निर्भरता के साथ वह पीड़ित हो जाता है। अतः यह निस्सहाय ही अपने आप को यह महसूस करने लगता है कि वह सामाजिक लोगों के खिलाफ कुछ बोल तो सकता है पर कुछ दूर नहीं कर सकता।
दूसरा पॉइंट है धार्मिक रूढ़िवाद। भारत में सामाजिक अन्याय का एक कारण धार्मिक रूढ़िवाद है। इस देश में हिंदू रूढ़िवाद, दूसरी मुस्लिम रूढ़िवाद तथा तीसरा है आधुनिकीकरण। इन तीनों प्रक्रियाओं के बीच भारतीय व्यवस्था सामाजिक न्याय करने की तुलना में असमर्थ बनी हुई है। और इसका सामाजिक अन्याय का तीसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। सामाजिक अन्याय का आधार राजनीतिक व्यवस्था है। भारतीय राजनीतिक वस्तुतः धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि कई बातों पर बातों पर आधारित होती है। इस कारण सामाजिक न्याय संभव नहीं हो पाता। इस सामाजिक न्याय को रोकने के लिए हमें सामाजिक अन्याय के अर्थ को पहले समझना अनिवार्य है। सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए सबसे पहले हमें उस समुदाय, हमारे समाज के जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय है, उन समुदाय के लोगों को सामाजिक न्याय के बारे में समझाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 2, सांस्कृतिक विविधता को समझने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण सभी धर्मों को एक समान मानता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म सभी एक साथ रहते हैं। इस कारण लोगों को यह समझाना पड़ता है कि हमारी देश की जो एकता है वह सांस्कृतिक एकता, मतलब विभिन्न विविधताओं के होते हुए भी हमारे देश में सामाजिक एकता है। यह समझाना इन चीज़ों को बच्चों से अवगत कराना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से हम अपने समाज में होने वाले सामाजिक अन्याय को रोक सकते हैं। अब राष्ट्रीय संघर्ष और सामाजिक अन्याय के बाद में हम आते हैं सांप्रदायिक संघर्ष के मुद्दे पर। सांप्रदायिक संघर्ष में हमें सबसे पहले शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। शिक्षा में जागरूक करने के लिए, जनता में पहुंचने के लिए हमें सेमिनार, कार्यशालाएं, चर्चाएं, चित्रकला प्रतियोगिता और अन्य कई जो कार्यगोष्ठी वगैरह आयोजित करना चाहिए। स्कूल, विश्वविद्यालय स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम, समान विचार वाले अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में शांति तथा सौहार्द के बारे में जन जागरूकता और उस जन जागरूकता के लिए बनाए जाने वाले जन जागरूक अभियान चलाए जाने चाहिए। साझेदारी तथा पहुंच का ध्यान रखना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए समग्र रूप से लोगों को शामिल करके उसको दिशा निर्देश देने का कार्य करना चाहिए। और किसी भी कार्य को करने के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ साथ सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। शांति तथा सौहार्द के लिए स्वयंसेवक दल का संगठन करना चाहिए, जो जगह जगह जाकर शांति के प्रचार को बढ़ावा, शांति का प्रचार करके शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे। ऐसी शिक्षा लोगों में एक दूसरे को सौहार्द, शांति तथा सौहार्द के लिए प्रचार करना चाहिए। सांप्रदायिक शांति के लिए संतुलित रवैया अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना चाहिए। सब बच्चों में, विद्यालयों में, समाज में राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यक्तिगत अलगाव को दूर करना चाहिए। जवानों में क्या होता है, अलगाव की भावना की वजह से अवांछित तथा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भावना घर कर जाती है, अतः मस्तिष्क में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। आत्महत्या के बारे में विद्यार्थी सोचते हैं। वहीं बच्चे सामाजिक अलगाव की वजह से सीखने का मौका गंवा देते हैं तथा सामाजिक सोच उनकी सीमित हो जाती है। अब उस सामाजिक सोच सीमित होने का कारण क्या है? नंबर 1 चिंता, नंबर 2 आत्मविश्वास की कमी, कठोर होना, बच्चे का जिद्दी होना, बच्चे को माफ़ न कर सकने वाली स्थिति पैदा होना या अपने आप को किसी से कम आंकना। ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक व्यक्तिगत अलगाव या सामाजिक अलगाव के अंतर्गत आता है। और इस अलगाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी नकारात्मक सोच को कम करके सकारात्मक सोच को पैदा करना चाहिए और अपनी समस्या को आपस में चर्चा करके एक दूसरे का सहयोग लेके उस समस्याओं को, उलझनों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी विषय पर महारत हासिल करने के बाद में
लोगों से चर्चा करके फिर उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और नई नई राष्ट्रीय रणनीतियाँ बनाकर समाज में लोगों में फैले हुए जो भय होते हैं उस भय को दूर करना चाहिए। उस भय से निपटने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो होती है रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। कई सामाजिक गतिविधियाँ जैसे डांस है या कोई प्रतियोगिता है या योग है, इन सब चीज़ों को करके मैं अपने जैसे लोग के सोच वाले लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का मौका देना चाहिए। और हमने जो गलतियाँ की है हमारी जो गलतियाँ होती है उस गलतियों को आपस में गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से सीख कर अपनी गलतियों को दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। शांति के लिए जो एजुकेशन होती है यानी शांति के लिए शिक्षा होती है, उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय की भूमिका के बारे में। शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी है। प्रत्येक व्यक्ति देश में शिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षा रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी पर ही पूरा देश चलता है। जैसे किसी विकृत रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति सीधा नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना शिक्षा के देश सही नहीं चल सकता या देश का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो वर्तमान शिक्षा समाज में देख रहे हैं, हम लोग समाज में देख रहे हैं, देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि शिक्षा में कहीं न कोई कमी आवश्यक है। अगर हम अपने ही देश में अगर एक दृष्टि से देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे देश में नैतिक चरित्र का अभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। नैतिकता का कोई मापदंड नहीं होता, क्योंकि जिस देश में नैतिकता को सर्वत्र अच्छा समझा जाता है तो कहीं न कहीं नैतिकता को उसे हेय दृष्टि से समझा जाता है। अतः मूल्य शिक्षा को देने के लिए कुछ नैतिक निर्देशन का होना अति आवश्यक है। ये मूल्य शिक्षा क्या है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव मूल्यों में शिक्षा को पृथक, अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल करके उसे विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। इसे मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा के निश्चित कालांश में नहीं पढ़ाना चाहिए। जिस रूप में अनेक विद्यालयों में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र को अच्छे व्याख्यान देकर महत्वपूर्ण नोट्स लिखाकर लिखित प्रश्न पत्र द्वारा परीक्षा में पढ़ाया जाता है, उस रूप में मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 3, इसमें असमर्पित, निराश तथा गैर गंभीर शिक्षकों द्वारा उपेक्षा भाव से सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य की तरह उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसे केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा गैर औपचारिक शिक्षा संस्थाओं, व्यावसायिक, प्राविधिक तथा शोध संस्थानों में नहीं दी जानी चाहिए। इसे कतिपय धार्मिक प्रार्थनाओं, मंत्रों, सूत्रों तथा संतों के साहस तथा शौर्य की गाथाओं के अध्ययन के रूप में जीवाश्मीकृत भी नहीं करना चाहिए। इसे मानव निर्माण के सजीव विज्ञान का रूप ग्रहण करना है। अतः आध्यात्मिकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक कार्य, नीति शास्त्र, आधुनिकता, भविष्य शास्त्र, पारिस्थितिकी निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय तथा वैज्ञानिक मानवतावाद के कार्यक्रम तत्वों का सम्मेलन भी होना चाहिए। मूल्य शिक्षा विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन तथा व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देना। यानी सामाजिक संगठन व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देने का क्या मतलब तर्क है या क्या उसका एक कारण है, मैं उसका मतलब बताती हूँ आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख निकाय जैसे यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन है।
16 नवंबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आए इस निकाय के 195 देश इसके सदस्य हैं। विश्व में शांति, सहयोग, सौहार्द और भ्रातृत्व की भावना को अधिकाधिक रूप से विकसित करके अपनी धरा को, यानी अपनी जो भारत की भूमि है उसको, धरा को सुरक्षित तथा विकासानुमुख बनाए रखना है, यानी उसे विकास की ओर उन्मुख करना। यूनेस्को का कार्य इसमें निसंदेह ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ही धनराशि में अपने वार्षिक बजट के यूनेस्को सामाजिक न्याय, समानता, आजीविका, मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांति के निर्माण के लिए जिन दिशाओं में व्यक्ति के कार्यों के आधार पर सहयोग तथा परस्पर सामंजस्य द्वारा मनुष्य के अस्तित्व को सफल करने में सफल रहा है, साथ ही मूल्य शिक्षा या शांति के लिए शिक्षा विश्व में विकास की गति को अग्रसर कर रहा है। यही वह शक्ति है जिसके द्वारा उन्नति को एक दूसरे का आयाम मिला है और विकास की प्रक्रिया को अभूतपूर्व ऊंचाई प्राप्त हुई है। अब अपना नेक्स्ट सब पॉइंट है शिक्षकों के लिए संप्रेषण कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल फॉर द टीचर्स। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण शिक्षा तथा शिक्षण दोनों ही कार्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अभिप्राय कॉमन तथा सामान्य है, अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा तथा शिक्षण परस्पर सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के बिना असंभव है। क्योंकि शिक्षक होने के नाते हम अपने छात्रों से, हम अपने अध्यापकों से, हम अपने प्रधानाचार्य से आपस में कुछ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, वापस उसका प्रत्युत्तर करते हैं या प्रत्युत्तर लेते हैं। हम कोई शिक्षक हमें कोई पढ़ाता है तो हम उससे वापस कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, वापस शिक्षक हमें उसका आंसर भी बताता है। जब हमारा प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक हमें बुलाकर किसी चीज़ के लिए आलोचना करते हैं या किसी चीज़ को क्वेश्चनों का या अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, या बच्चे क्लास में बैठे बैठे एक दूसरे के कानों में गुपचुप करते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या अपने जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक दूसरे के विचार हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। हम अपनी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे की व्यक्ति की सूचनाओं को हम वापस लेते हैं। यह प्रक्रिया हाव भाव, चैतन्यता तथा दूसरों की जो संज्ञानात्मक ढांचे के सांकेतिक उपकरण या साधन होते हैं, उसके द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया बहुत ही प्रभावित होती है। संप्रेषण की परिभाषा देते हुए लिगन्स कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिकतर व्यक्ति या अधिकतर लोग अपनी भावनाओं, अपने विचारों तथा अपने सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। नंबर 2, इसमें विचार विमर्श तथा विचारों के आदान प्रदान का महत्व होता है। नंबर 3,
यह द्विमाही प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पक्ष होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है जिससे उस उद्देश्य को पूरा किया जाता है संप्रेषण के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अपने सूचनाओं के आदान प्रदान करने के माध्यम से। और प्रभावशाली संप्रेषण एक उच्चतम शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। संप्रेषण उच्चतम शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है संप्रेषण। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण की प्रकृति क्या है। नंबर 1, संप्रेषण में कम से कम एक या एक से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। संप्रेषण संदेश वाहन होता है, संदेश देना उसमें आवश्यक होता है। इसमें लिखित तथा अलिखित तथा भावभंगिमा स्वरूप संप्रेषण हो सकता है। संप्रेषण औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है और संप्रेषण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण एक दूसरे तक सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। साधन के साथ साथ इसमें मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जैसे आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत तथा वैचारिक विचार विमर्श भी उसके अंदर संगठित है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में निरंतर होने के साथ प्रतिक्रिया जानने की भी क्षमता होती है। अब हम आएंगे 7th C संप्रेषण, यानी 7th C ऑफ द कम्युनिकेशन। 7th C संप्रेषण क्या होता है, यानी जनसंचार के लिए 7 संप्रेषण। नंबर 1 सबसे पहला होता है विश्वसनीयता, फिर दूसरा होता है संदर्भ, तीसरा है विषय वस्तु, चौथा है स्पष्टता, पांचवा है उसमें निरंतरता तथा एक रूपता, छठा है उसका माध्यम और सातवां है श्रोताओं की क्षमता यानी कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ये जो 7th C संप्रेषण है, ये सब संप्रेषण को मतलब कहते हैं ना एक स्पष्ट और बढ़िया अच्छे संप्रेषण का मार्गदर्शक है। एक होता है अपने कंप्यूटर आधारित संप्रेषण, यानी कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें विद्यार्थी जो होता है सामने व्यक्ति ना होकर विद्यार्थी के सामने और कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थी अपने स्वगति से सीखता है। वह वेब पर आधारित होता है। यह अंतर्क्रिया होने के लिए दिशा के लिए प्रयासरत रहता है। यह प्रयास शिक्षण हेतु लाभकारी उपकरण में कंप्यूटर में CD-ROM तथा गणना क्षमता में विकसित होने के साथ ही वह अधिक स्पष्ट हो गया। इसमें स्व अध्ययन के लिए संयुक्त भी किया जाता है और स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। एक होता है श्रव्य तथा दृश्य संप्रेषण। श्रव्य तथा दृश्य संप्रेषण में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 टेलीविज़न, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 वीडियो टेक्स्ट, नंबर 4 वीडियो डिस्क और नंबर 5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। इस प्रकार ये संप्रेषण के अन्य साधन है। अब हम आते हैं एक में कि संप्रेषण होते कितने प्रकार के हैं। नंबर 1 संप्रेषण होते हैं मतलब 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण के भी 2 भाग होते हैं, जैसे एक मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी, संकेत, वक्षु संपर्क, व्यक्ति की मुख मुद्राएं तथा स्पर्श संपर्क, यानी मौखिक संप्रेषण तो हम बोलकर करते हैं, लिखित संप्रेषण हम लिख कर करते हैं। वाणी संप्रेषण क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी संकेत होता है, हम वाणी के द्वारा संकेत देकर एक दूसरे को पहुंचाते हैं। एक होता है वक्षु संपर्क या मुख मुद्रा, यानी अपने जो मुख की जो मुद्राएं होती हैं ना, अलग अलग मुख अपने चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, जैसे कोई अच्छा संदेश होता है तो अपन हंसी वाला यूँ करके बाद में बात करते हैं, कोई दुखद संदेश होता है तो मुंह पर भाव भंगिमाएँ होती है, वो जो गंभीर हो जाती है वो हो जाती है। और तीसरा जो संप्रेषण होता है उसमें अशाब्दिक में वो आता है स्पर्श
संकेतन, यानी हम किसी को स्पर्श करके, उसको उससे बुलाकर या उसको टच करके हम जो संप्रेषण करते हैं वो होता है अपने स्पर्श संकेतन, यानी किसी चीज़ को स्पर्श करके फिर संकेत देना। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो शिक्षा में क्या महत्व रखता है। नंबर 1, अशाब्दिक संप्रेषण छात्रों में शिक्षण की एकाग्रता को केंद्रित करने का कार्य करता है। नंबर 2, छात्रों को शिक्षण अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है। नंबर 3, शिक्षक द्वारा उचित संप्रेषण में छात्र अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके मुख के हाव भाव, उसकी भाव भंगिमा, मुख की और उसका स्पर्श करने का संकेत, दूर से हाथ से, उंगली से, किसी तरीके से मतलब जो संकेत करता है वो, उसके वाणी का प्रभाव। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने पर छात्रों को वाद विवाद करने का अवसर उसमें प्रदान हो जाता है और कक्ष में छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता की स्थिति पैदा करने का उसमें अवसर नहीं मिलता। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अपना लास्ट पॉइंट जिसको कहेंगे सुनने तथा बोलने का, यानी सुनने तथा बोलने का भाषा कौशल। भाषा कौशल में क्या होता है, सुनने तथा बोलने के लिए व्यक्ति की भाषा जो होती है संप्रेषण के लिए वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जो संप्रेषण में जो भाषा के प्रति जो विचारों का या किसी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसमें व्यक्ति का जो इंटरेक्शन होता है, उसकी अंतःक्रिया, उसमें भाषा सबसे स्पष्ट तथा सुलभ होनी चाहिए। और क्या कह सकते हैं अपन उसको, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए। अब भाषा के बाद में दूसरा आ जाएगा सुनने का कौशल। एक अधिक प्रभावी संप्रेषण के लिए जो भी व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान कर रहा है या बोल रहा है अपने स्पष्ट तथा सुस्पष्ट तथा सरल भाषा से, तो सामने वाले को सुनने का कौशल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो केयरफुली उसको सुनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा श्रोता होता है वही सबसे अच्छा संप्रेषण का कार्य करता है या अच्छा संप्रेषक होता है। सुनने का संबंध अवधान से बहुत गहरा होता है। सुनने के लिए मैं आपको कहूँगी कि शिक्षक को भी एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, क्योंकि छात्र जो प्रश्न करते हैं या उसका प्रत्युत्तर का कटाक्ष जवाब देते हैं या कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए शिक्षक को भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए। छात्रों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनकर उन छात्रों को एक मतलब शांतिपूर्वक उसको ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे बच्चा उस उत्तर को पाकर संतुष्टि प्राप्त करे, या कोई सूचना लेना चाह रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उस सूचना को देते वक्त एक अच्छा श्रोता बनकर पहले तो उस छात्र को सुने, फिर उसको वापस स्पष्ट तरीके से उस सूचना को समझाकर उस बच्चे को वापस संतुष्ट करे अपनी बातों से, अपने संप्रेषण कौशल से। कई बार संप्रेषण में क्या होता है, भाषा संबंधी समस्याएं आती है, कई बार तकनीकी समस्याएं आती है, कई बार संप्रेषण संबंधी सामान्य समस्याएं ऐसे ही आती है, और परस्पर प्रभावित करने वाली प्रक्रिया से संबंधित भी कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो इन सब समस्याओं को दूर करके एक अच्छे संप्रेषक को अपने स्पष्ट भाव से, अपने स्पष्ट अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं से उसके संप्रेषक को कम्युनिकेशन करना चाहिए, संप्रेषण करना चाहिए। अब आता है अपना लास्ट, जैसे प्रभावी प्रस्तुतिकरण। एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण व्यक्ति के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है, जैसे अपनी कल्पना को उत्तेजित करना, आत्मविश्वास को प्रेरित करना, अपनी समझ का विकास करना, अपनी प्रस्तुति से ध्यान को आकर्षित करना। अब आता है कि संप्रेषण में परिपत्र का क्या महत्व है, यानी संदेश देने की जो आसान विधि है वो परिपत्र बड़ी संख्या में लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए संप्रेषित करने का सबसे आसान तथा प्रभावी तरीका है। इसमें समय की बचत होती है, इसमें आदेश जो होते हैं, जैसे विद्यालयों में शिक्षकों को अपने शिक्षण से संबंधित वस्तुओं को मांगने के लिए आदेश पत्र दिया जाता है, उनके द्वारा उनकी पूर्ति होती है।
इस प्रकार बच्चों आज हमने पढ़ा पीस एजुकेशन या एजुकेशन फॉर पीस यानी शांति के लिए शिक्षा। इसके बाद में हमने पढ़ा संप्रेषण, एक अच्छे संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं, संप्रेषण के क्या प्रकार है, व्यक्ति को किस प्रकार का संप्रेषक होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और पीस एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा, जो हमारे 4th यूनिट का मिडल भाग था। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट पर रहेगा, वही अपने 4th यूनिट का लास्ट सब पॉइंट रहेगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों तो आप उसको लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास में रेड कलर की घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो है अपलोड करते से ही आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।